responsible. Mr. Pawar is absolutely right. And at the moment with us, I think we have Mr. Suresh Chandra Rajhans. Suresh Chandra Rajhans ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। How are you, sir? नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। कैसे हैं? वंदे मातरम सर। खोजागिरी पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को और न्यूज नेशन नाउ के सारे दर्शकों को भी कोजागिरी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये बताएं, आज की तारीख में हर जगह पर प्रोटेस्ट चल रही हैं, हर जगह पर। आप जहां नजर दौड़ाइए, कोई ना कोई अपना झंडा लेकर के बाहर चल रहा है। गंगड़ कम्युनिटी हो, कुंभी हो, मराठा हो, और तो और छोड़िए, अब तो नाई और कोली वो भी बाहर आ गए। अब तो धोबियों ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी है कि हमें भी ओबीसी में डाला जाए, कोई कहता है हमें एससी में डाला जाए, कोई कहता है हमें एसटी में डाला जाए। अब शरद पवार साहब ने यहाँ पर एक चीज कही थी, जो प्रदीप जी ने अभी अभी कोट करी, बहुत बहुत अकल वाली बात कही। उन्होंने कहा कि भाई तुमने प्रॉमिस क्यों किया? सरकार को यह पूछा कि आपने ही वादा किया था ना कि 30 दिन के अंदर अंदर हम दे देंगे, उसके बाद 10 दिन बढ़ा दिए गए, फिर 40 दिन हो गए। आज की तारीख में कहते हैं हमने तो कभी नहीं कहा था। अरे सारी दुनिया के सामने आपने कहा है भाई कि 40 दिन के अंदर अंदर हम लोग आरक्षण दे देंगे। सर, वो दशहरा रैली में शिंदे साहब ने अपना भाषण रोक के छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने 2 मिनट वंदन करके वचन दिया कि मराठा समाज को मैं न्याय दिलाऊंगा ना। इससे ज्यादा सर वेरी क्लेवर। उन्होंने कहा न्याय दिलवाऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा आरक्षण दिलवाऊंगा। ये याद रख लीजिए। तो ये बताइए सुरेश चंद्र राजन जी, ये हो क्या रहा है? ये इतनी अराजकता जो फैल गई है पूरे महाराष्ट्र में। और अभी तो सुना है, आज सुना कि बारामती के लोगों ने कह दिया अजीत दादा पवार को कि आप मत आइए यहाँ पे, और वो नहीं गए, वो चले गए, पूना चले गए शायद। इसका कारण ये है सर कि इस महाराष्ट्र में आज जो ये परिस्थिति निर्माण हुई है ना जी, इस परिस्थिति को निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके देवेंद्र फडणवीस है। आप सबको मालूम होगा, देश की मीडिया ने देखा है, देश के पूरे जनता ने देखा है, जब यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस वक्त इसी देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन पार्टी में जब थे उस वक्त कहा था कि आप मुझे सत्ता दे दो, मेरी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में मैं धनगर समाज का रिजर्वेशन दूंगा और 40 दिन के अंदर मराठा समाज का रिजर्वेशन देगा। और इसके आगे चलकर इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अभी जो दशहरे का जो प्रदीप जी अभी बता रहे थे, जिसका जिक्र प्रदीप जी ने किया था, बिल्कुल सही कहा कि आज के दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करते समय एकनाथ शिंदे जी ने अपना भाषण रोककर छत्रपति शिवाजी महाराज को नतमस्तक हुए और उन्होंने मराठी में कहा कि मेरे शरीर के अंदर जब तक खून का एक बूंद शिल्लक है बाकी है, तब तक मैं मराठा समाज के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। और उन्होंने, आपको मालूम होगा, जब जरांगे पाटिल इस महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त यही सरकार थी जिसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि जरांगे पाटिल को आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के अंदर में हम मराठा आरक्षण का इशू खत्म करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे मैं कई बार मेरे डिबेट में आपको बताते आया हूं कि मराठा रिजर्वेशन ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। मराठा रिजर्वेशन अगर यहाँ पे राज्य में लागू करना है तो 50% का जो लिमिट है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 50% का जो कैप है वो हटाना पड़ेगा। उसके लिए कानून में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये केवल नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं तो होगा। अदरवाइज एकनाथ शिंदे के माध्यम से वो देश के, इस राज्य के सारे मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, दलित समाज हो, सबको गुमराह करने का काम करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार केवल भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके देवेंद्र फडणवीस है। तो सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, ये आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 50,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांटा। 50,000 सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आज नरेंद्र मोदी जी ने बांटा। उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन देता हूं कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, स्किल ट्रेनिंग है, उसको अपने जो देश के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा रहा हूं मैं। और डेवलपमेंट के उन्होंने हर चीज गिना दिया कि हमने ये किया। मगर आपका अभी भी स्टैंड है कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी। तो ये क्या आपका कहना है कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं सुरेश चंद्र जी? जो
मोदी साहब इतने बड़े बड़े रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट स्ट्राइक से, हर घर नल से जल, और आज 50,000 सरकारी नौकरी उन्होंने बांटा लेटर। सुरेश चंद्र जी। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और जहां पे उनकी सत्ता है वहां पे अगर सचमुच काम अच्छा कर रही है तो लोग उनको पराजित क्यों कर रहे हैं? इन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में देश में जो बेहतरीन काम किया था, उनका कहना है, हम नहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट, सारी योजना कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में गिनाने का काम किया था। लेकिन वहां की जनता ने वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया और इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से पराजित किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि देश की जनता जान चुकी है कि चुनाव जैसे नजदीक आते हैं तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये भाजपा की सरकार अपनी अलग अलग योजना, जिस योजना को किसी ने देखा नहीं है या उसका बेनिफिट लोगों को नहीं हुआ है, फिर भी ये लोग योजना गिनाने का काम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। जी बोलिए। जब राहुल गांधी जी ने आपको मालूम होगा संसद भवन में एक कलावती का जिक्र किया था और उस कलावती को पूरे का पूरा बेनिफिट देने का काम कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी के प्रयासों से हुआ था। लेकिन उसी कलावती के बारे में जिक्र करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, कलावती के बारे में बातें तो बहुत करते हैं लेकिन असल में कलावती को मदद मोदी जी ने किया। लेकिन वही कलावती मीडिया के सामने आके पूरे देश को सच्चाई बताती है और वो कहती है कि आज तक मुझे जो भी मदद मिला वो केवल राहुल गांधी जी की वजह से हुआ है, कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है और वहां पे इनका झूठ पकड़ा गया। इसी तरह से आज प्रदीप जी, आप जिस 50,000 अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर रहे हो, वो 50,000 अपॉइंटमेंट लेटर किसने देखे हैं? ये तो जब 50,000 लोग नौकरी पे जाएंगे, उनके खाते में उनकी 1 महीने की सैलरी आएगी, तभी जाके हमको उनका यकीन होगा कि सचमुच मोदी जी ने 50,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे, वो सच्चे थे। इसीलिए राजन साहब, नरेंद्र जी सर, आगे जाके प्रियंका गांधी जी ने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। प्रियंका गांधी जी ने मोदी जी पे और सरकार पे आलोचना करते हुए कहा, आज भारत ने यूनाइटेड नेशन जो इजराइल पैलेस्टाइन झगड़ा है उसमें सीजफायर रेजोल्यूशन में वोट नहीं किया, एब्सटेन किया। बोले हम इसमें वोट नहीं करेंगे बिकॉज हमास का जिक्र नहीं है इसमें। हमास एक आतंकवादी संगठन है और उन्होंने जो अत्याचार किया है उसमें आपने रेजोल्यूशन में पास नहीं किया, तो भारत ने वोट नहीं किया, बोले हम वोट नहीं करेंगे इसमें। तो प्रियंका गांधी जी ने बहुत आलोचना किया सरकार का, बोले कि हम महात्मा गांधी का देश है, हम वायलेंस जिधर जिधर है हम सब वायलेंस का निंदा करते हैं। और महात्मा गांधी के एक उन्होंने सेइंग भी कहा कि एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड। तो प्रियंका गांधी जी आज आलोचना बहुत जबरदस्त तरीके से किया है मोदी जी और इस सरकार पे। तो क्या ये प्रियंका गांधी जी का इतना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल सीन में कमेंट करना आप कैसे देखते हो? सर, प्रियंका गांधी ही नहीं है, देश में जो लोग अहिंसा को मानते हैं, गांधी जी की विचारधारा को अपना प्रमुख विचार मानते हैं, ऐसे सारे लोगों ने सरकार ने ये जो भूमिका ली है उसकी आलोचना की है। और प्रियंका गांधी एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस की एक अहम नेता है और उन्होंने जो भूमिका ली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका को कांग्रेस के नहीं पूरे देश में जो अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में दुनिया में हिंसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिंसा से किसी का भला नहीं होता है, उसमें बेकसूर लोगों को जान गंवानी पड़ती है। और इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी चाहिए उसके साथ मोदी जी को खड़ा रहना चाहिए। लेकिन मोदी जी कभी भी आतंकवाद हो, जातीयवाद हो, इसके खिलाफ कभी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते हैं। और कल भी उन्होंने ये 5 राज्यों में मुसलमान वोट को कंसोलिडेट करने के लिए तो नहीं किया। बीजेपी का आरोप है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, ये मुस्लिम वोट आपको एक साथ जोड़ना है 5 राज्यों में। तो एक ऐसे आप तो अच्छा काम ही कर रहे हो 5 राज्य में और मुसलमान वोट भी जुड़ गए, जैसे कर्नाटक में पूरे मुसलमान वोट जुड़ गए थे आपके साथ। तो ये पूरे जो बनाए रचना है पूरे मुसलमान वोट को साथ में लेने के लिए। प्रदीप जी
देखो, ये 5 राज्यों में से 3 राज्य तो ऑलरेडी कांग्रेस की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वहां पे, तो हमें अलग से वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा काम किया, और लोग आप देख रहे हो ना, माहौल कैसा देख रहे हो, मीडिया की रिपोर्ट देख रहे हो, सर्वे रिपोर्ट देख रहे हो, लोग इतने ताकत के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं कि जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, पिछले से कई ज्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस की भारी विजय होगी। और भारतीय जनता पार्टी ये एक बार नहीं कहती है, जब जब हम लोग अल्पसंख्यक समाज के साथ, केवल मुस्लिम नहीं, इस देश का अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, इन समाज के साथ कांग्रेस जब खड़ी रहती है, जब पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है, तो उस वक्त ये लोग तो दलितों के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ उसी घृणा की भावना से देखने वाले लोग हैं। इन समाज को इन्होंने कभी भी सम्मान देने का काम नहीं किया है, और ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। और इस बात को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है, और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कांग्रेस जब कभी इन लोगों के साथ खड़ी रहती है तो कांग्रेस इनके वोटों की राजनीति करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी जात, अल्पसंख्यक समाज, दलित, माइनॉरिटी, इनसे हटकर लोगों को, आपने जो पिछले 9 साल में या अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार ने क्या क्या उन 5 राज्यों में विकास किया है, लोगों को क्या निधि दिया है, उसके बारे में वहां पे लोगों को बात करके वोट मांगने चाहिए, बल्कि जात या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज है सर, महाराष्ट्र में अगर वापस आते हैं तो ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि जो पूरे हर जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह पे जो जलसे हो रहे हैं कि हमें भी चाहिए रिजर्वेशन, हमें भी चाहिए, हमें भी शेड्यूल कास्ट बनाओ, हमें भी शेड्यूल ट्राइब बनाओ, ओबीसी बनाओ। बीजेपी कहती है ये पूरी साजिश जो है वो शरद पवार जी की और कांग्रेस पार्टी की है। सर क्या आप करवा रहे हैं सारे एजुटेशन? अगर आप करवा रहे हैं तो माई रेस्पेक्ट फॉर यू गोज़ अप। मतलब आपकी तो क्या बात है सर, आप चुटकी बजाते हैं, पूरा महाराष्ट्र जो है वो सड़क पे आ जाता है। सुरेश चंद्र राजन जी बताएं क्या है ये शिंदे, फडणवीस, पवार सरकार जो है ना सर, ये पूरी तरह से जानते हैं कि आज के तारीख में इस तरह के इश्यूज लेकर लोगों के बीच में इस तरह का माहौल निर्माण नहीं करते हैं। तो लोग, इनका जो फेल्यूर है, शिंदे, फडणवीस और पवार, ये 3 लोगों, ये पार्टियों की जो सरकार है, इन पार्टियों ने लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है सर। कल आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे नगर शिरडी में आए थे जी, उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, लेकिन आपको मालूम होगा कि इस जो पूरे प्रोजेक्ट का जो Is Mr. Rajan still with us? I think we've lost him for a little while. We will get him back. I'm sure we'll be able to get him back. But Pradeep ji, the fact remains that as far as Maharashtra itself is concerned, in the rest of the states, in all the 5 states, the Congress seems to be ahead. On that there is no doubt. But within Maharashtra, there is a state of anarchy. Very frankly speaking, I mean, I fear for the rule of law in the state. Sir, because apart from the cities, Mumbai ko chhod ke, Mumbai and Konkan is an island of peace. There is nothing going on over there. But in the rest of the places, there seems to be stuff which the government doesn't seem to be able to control. सर आप हर इशू देखो, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ट्रिपल इंजन जो बोलते हैं, ट्रिपल इंजन में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। अब मोदी जी को मिलने के लिए, अमित शाह जी को मिलने के लिए एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी गए। लोग यहाँ से अजित पवार को पूछा कि वो गए हैं, तो बोले कि मुझसे पूछ के गए हैं क्या, मुझे क्यों पूछते हो? तो दिस काइंड ऑफ आंसर्स। और फिर जातीय जनगणना होना चाहिए। अजित पवार जी बोल रहे कि जातीय जनगणना करो और 1000 करोड़ हम खर्चा करेंगे, मगर खर्चा करने दो एक ही चीज, एक ही टाइम, हर चीज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाएगा। हर बार। And he also said we'll consult Bihar. Yes, on the way they've done. I mean, so that's what I'm saying. Yes. Now this kind of a statement coming, and then Fadnavis ji had some other statement. Fadnavis साहब क्या कहा कि नहीं हमारा इस चीज को बैठना पड़ेगा, we have to make a constitutionally very valid and relevant exercise. It just cannot be that arbitrarily we do something. So he gave very balanced and a very legal but don't you think talk. Don't you think Ajit Dada Pawar साहब seems जरा उखड़े लग रहे हैं? मतलब नहीं, he seems to be uncomfortable. In this triumvirate. He seems to be the only odd man out. Nobody seems to be comfortable. Actually, what do you say? Because अगर एक मुख्यमंत्री को अपने भाषण रोक कर दशहरा रैली में
छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर वंदन करके वादा करते हैं कि मैं मराठा समाज के लिए ये करूंगा वो करूंगा ना। Why? यू आर गिविंग होप्स एंड एस्पिरेशन। एक तो 30 दिन का आप टाइम लिमिट पार कर दिए, फिर 40 दिन का टाइम लिमिट पार कर दिए और कुछ नहीं हुआ। नथिंग रियली मूव्ड, नथिंग मूव्ड। व्हाट मूव्ड? कुछ नहीं हुआ। एंड देन अगेन यू से दैट अगेन यू होल्ड ऑन टू द प्रॉमिस दैट मैं ये करूंगा, वचन देता हूं, छत्रपति का वचन देके मैं बोलता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिपल इंजन इज मूविंग इन मल्टी डायरेक्शन। आप देखोगे हर इंक्वायरी में भी, अभी वो ललित पाटिल का ड्रग केस देखिए आप, ललित पाटिल का ड्रग केस में होम मिनिस्ट्री फडणवीस जी के पास, एकनाथ शिंदे जी के लोग कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, अजित पवार। तो ये यू कैन सी अपेरेंट, इट इज ऑन द फेस ऑफ इट, आपको लग रहा है कि ये चीज कुछ ठीक, देयर इज नो सिमेट्री, देयर इज नो सिनर्जी, देयर इज नथिंग दैट मूव्स एंड यूनाइट्स एंड देयर इज नॉट वन टॉक। अलग अलग वी कैन सी द फ्रस्ट्रेशन ऑन फडणवीस जी के चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहे हैं, अजित पवार जी के चेहरे पर वो दिख रहा है, एंड एकनाथ शिंदे जी में वो दिख रहा है कि समथिंग इज नॉट ऑल राइट। तो अल्टीमेटली यू नीड टू, बिकॉज contradictory statements within the three engines, that's the whole nation is watching. Which is fine, but I wonder what the chief secretary is doing, very frankly, because at the end of the day, then finally everything falls on his shoulders, because he has to run the administration of the state, and at the moment, the state seems to be going in all sorts of directions. देखिए ना प्रदीप जी, मराठा एजिटेशन तो बहुत पहले से चल रही थी, उसके बाद कुनबी एजिटेशन भी शुरू हो गई, अब दंगड़ एजिटेशन भी शुरू हो गई, माली एजिटेशन भी शुरू हो गई, लेड बाय आवर ओन फ्रेंड मिस्टर छगन भुजबल साहब, और फिर उसके अलावा अब धोबी भी आ गए हैं, कोहली भी आ गए हैं। तो मतलब ये दिस इज सर, ये मराठा एजिटेशन जो अपराइजिंग हुआ है, इट जस्ट कम अप, द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन अमंग मराठास सी अ रे ऑफ होप। बोले हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा, अभी एडमिशन के लिए पैसे देना नहीं पड़े, इंजीनियरिंग और अलग अलग कॉलेज। सो दिस इज गोइंग ऑन बिटवीन द, जो गरीब से गरीब फैमिली में एक होप एस्पिरेशन पैदा हो गया। एंड व्हेन होप एंड एस्पिरेशंस टेक्स मोर एंड मोर टाइम। अभी बोले कि 1 महीने में होगा, 40 दिन में होगा, वो नहीं हो रहा है। That will convert into anger, Pradeep ji. वो गुस्से Anger, में frustration बदलाव होगा। and a mode of self-destruction. They see no hope. They see no hope. Now, first, a hope is being built among the poor and downtrodden, where employment is concerned, where various aspects of education are concerned in every field, and suddenly you find that, and it's in huge numbers. आप देखो कि जहां हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका, हर वार्ड में जिस प्रकार से मराठा समाज एकत्रित होकर इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, इट्स अ बिग ह्यूज एजिटेशन। एंड प्रदीप जी, फ्रॉम आप देखिए बारामती, दैट इज अजीत दादा पवार ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से लोग बोल रहे हैं भैया मत आइए, जब तक के आप आरक्षण नहीं देते तब तक मत आइए। तो ये बहुत बड़ा विषय है सर, जी। इसको यू नीड टू हैंडल राइट नाउ, and you need to pacify the sentiments that has arisen from all levels of the society. यहाँ पर आई एग्री विद शरद पवार साहब कि भाई आपको टाइम लिमिट नहीं देनी चाहिए, वेरी फ्रैंकली। लेकिन वहाँ पर एक वो है कि भाई अगर टाइम लिमिट नहीं देते तो जरंगे पाटिल साहब उस वक्त अपना फास्ट नहीं तोड़ते। लेकिन अभी जो उन्होंने अपना दोबारा फास्ट जो शुरू कर दिया प्रदीप जी, आप कैसे तोड़ेंगे? लेट्स आस्क मिस्टर सुरेश चंद्र राजन। No, I want to ask Suresh Chandra Rajan ji on the Ajit Pawar ji के जो ट्रिपल इंजन, सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, are you there? ये yes sir. अभी बीच में अजित पवार जी, हम लोग बजाज साहब से वही चर्चा कर रहे थे, अजित पवार जी ये ट्रिपल इंजन एक साथ चल रहा है कि नहीं राजन साहब? ट्रिपल इंजन में अजित पवार जी बोले कि जातीय गणना करो, जातीय जनगणना करो और एक साथ होने दो फैसला, 1000 करोड़ में खर्चा करने को तैयार हूं। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं रोज रोज की जातीय जनगणना चाहिए, जातीय जनगणना चाहिए, और बीजेपी कह रहा है कि आप जातिवाद का जहर पूरे समाज और पूरे देश में आप बो रहे हो, और यहाँ अजित पवार जी बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना करो, और फडणवीस जी और कुछ कह रहे हैं। तो आप कैसे देखें ट्रिपल इंजन का परफॉर्मेंस, कैसे देख रहे हो राजन साहब? सर, मैं आपको ये ट्रिपल इंजन की सरकार के 3 उदाहरण देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लो कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही हो। एक, जरंगे पाटिल को इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, जैसे टाइम खत्म होने को 1 दिन था तो ये दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और ये अपने एकनाथ शिंदे जी दिल्ली मोदी जी और शाह जी को मिलने के लिए चले गए।
उस वक्त अजित पवार को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे पूछ के ये लोग गए मुझे पूछ नहीं। के गए क्या? यस, उसके बाद दूसरी बात है, जब ये पुणे में एक प्रोग्राम में भाषण दे रहे थे, उस वक्त वो बोल रहे थे कि जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए और एक बार इस महाराष्ट्र में सबको पता चलना चाहिए कि भाई कितने मराठा है, कितने दलित है, कितने अल्पसंख्यक है, कितने धनगर समाज है। तो अजित पवार की यह भूमिका है कि जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उसी अगेंस्ट उसी स्टेटमेंट के बाद दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि इसमें लीगल ग्राउंड में जो टेक्निकल चीजें हैं वो हमें चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद हमको निर्णय लेना पड़ेगा। और जब जब कल ये सदावर्ते का जब मुद्दा आया, सदावर्ते के गाड़ी पे मराठा आरक्षण को लेकर उन्होंने जो गलत स्टेटमेंट किए थे, उस स्टेटमेंट के लेके कुछ लोगों ने उसके गाड़ी तोड़ने का काम किया। उस वक्त इसी सरकार के एक एमएलए जो गायकवाड़ है, जो विदर्भा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसको गाड़ी नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तो ठोकना चाहिए था। मतलब ये सरकार के तीन अलग अलग भूमिका है। इससे आपको पता चलेगा कि ये सरकार कितनी एक दूसरे के साथ मतभेद है और इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तो केवल अपने अपने जरूरतों के लिए एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनकी जरूरत एकनाथ शिंदे जी की खत्म हो जाती है, उसी दिन उनको अपात्र ठहराया जाएगा और उनको सरकार से निकाला जाएगा। और कल जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया था, मैं फिर आऊंगा, और उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट करने का काम किया, ये बहुत कुछ बयां करता है सर। क्या तो बात है सर। और प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेन वापस चालू कर दिया, एक बड़ा कैंपेन चालू कर दिया। बोले मोदी जी लिफाफा खाली है, लिफाफा खाली है। मोदी जी को बोल रहे हैं कि महंगाई के बारे में आपके लिफाफा में कुछ है ही नहीं, लिफाफा खाली है। वुमन एम्पावरमेंट में लिफाफा खाली है, बिकॉज वुमन एम्पावरमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम कभी इंप्लीमेंट होगा हमको ही मालूम नहीं है। बोले जातीय जनगणना में लिफाफा खाली है, एम्प्लॉयमेंट में लिफाफा खाली है। तो ये लिफाफा खाली है, एक प्रियंका गांधी जी इससे पूरे देश को क्या संबोधित कर रही है प्रियंका जी? प्रियंका गांधी जी जो है ना, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले होते हैं, जो हर चुनाव के वक्त निकलते हैं, उस जुमले से लोगों को बचाने के लिए और लोगों को असलियत दिखाने के लिए वो लिफाफे की बात की थी। लिफाफे के साथ जब उन्होंने उदाहरण दिया तो उन्होंने कल भी एक सभा में कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी और वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काला धन मैं वापस ले आऊंगा, काला विदेशी बैंकों में जो काला धन है उसको विदेश से लेके आऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए मैं जमा करूंगा। ये मोदी जी कर नहीं पाए, बल्कि काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है उसमें बढ़ोतरी हुई। इससे ये बात स्पष्ट है कि मोदी जी काला धन जमा करने वाले लोगों के साथ है, इसलिए वो लोगों के खातों में 15 लाख नहीं डाल पाए क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है। मोदी जी ने महिला आरक्षण की बात की, महिला आरक्षण बात कानून लाने का काम किया, लेकिन कानून इस में आपने देखा होगा कि लीगल ग्राउंड पे उसको अगले 10 साल तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 5 राज्यों या आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने महिलाओं के वोट बैंक पर नजर रखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन आज के तारीख में महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते क्योंकि मोदी जी की लिफाफा खाली है। यही बात प्रियंका गांधी बार बार लोगों को बताने का काम कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस अगर समझो मोदी जी ने सचमुच लोगों के लिए अच्छा काम किया है, मोदी जी ने ये 5 राज्यों में अलग अलग विकास के काम किए हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी या हमारी नेता प्रियंका गांधी उनकी आलोचना करती है, उनके विफलताओं के बारे में बात करती है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों होती है सर? जी, लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी ये तो बताएं, क्या आपको लग रहा है कि अजीत दादा पवार इस
ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ रह पाएंगे या वो भूमिका बना रहे हैं अपनी, जैसे आपने अभी भी कहा, प्रदीप जी भी बोल रहे थे कि भाई वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या मुझसे पूछ के गए थे, और फिर कहते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए बिहार की तर्ज के ऊपर, हम भी करा सकते हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि वो दोबारा भूमिका बना रहे हैं किसी भी तरीके से शरद पवार जी के पास वापस जाने की, क्या लग रहा है आपको? सर, अजित पवार एक ऐसा नेता है जिसको पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश ने देखा है कि वो खुद का एक प्रभाव छोड़ता है और उनकी काम करने की एक अलग कार्यशैली है और उनका पूरे महाराष्ट्र के प्रशासन हो या राजनीति में दबदबा है। और जब से वो बीजेपी और शिंदे शिवसेना के साथ सरकार में सहभागी हुए उस दिन से आपने देखा होगा वो एकदम ऐसा दब दब के काम कर रहे हैं। वहां पे उनकी कंफर्ट लेवल नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनका 70,000 करोड़ का जल संचयन का जो घोटाला है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का 25,000 का जो घोटाला है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उस बात को लेकर उनको मालूम है कि आज के तारीख में हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो जो हश्र नवाब मलिक साहब का हुआ, अनिल देशमुख का हुआ, हसन मुशर्रफ का हुआ, संजय राउत का हुआ, उस तरह का हश्र उनका हो सकता है। और केवल वो महाराष्ट्र के कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के जनता के वेलफेयर के लिए सरकार में शामिल नहीं हुआ। वो कितना भी कहे कि महाराष्ट्र के भलाई के लिए मैं बीजेपी और शिंदे की सरकार में सहभागी हुआ हूं, वो लोगों की भलाई के लिए नहीं, खुद का बचाव करने के लिए, खुद को जेल में जाने से रोकने के लिए वहां पे गए हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये 3 पार्टियों की सरकार काम कर रही है और पर्टिकुलरली अजित पवार वहां पे एकदम अस्वस्थ है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि अजित पवार अगर इसी तरह से ये सरकार चलती रहेगी तो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है सर। हसन मुशर्रफ जी ने आगे जाके बोला था कि जयंत पाटिल जी भी स्वेरिंग सेरेमनी में आने वाले थे, कोई कारणवश वो भी नहीं आ पाए, नहीं तो वो भी मंत्री आज की तारीख में बन जाता। तो उसमें कितना सच्चाई है, आपको क्या लग रहा है कि जयंत? मुझे ऐसे लगता है कि देखो, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह की राजनीति कर रही है ना, महाराष्ट्र में कुछ भी मुमकिन है सर। लेकिन ये बता दीजिए सुरेश चंद्र राजन जी कि जिस प्रकार अभी बंगाल में टीएमसी के एक और मंत्री को पकड़ लिया गया है, उनको अंदर जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी के तो 3 लोग हैं ही अभी जेल में, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी। उसके अलावा अभी आप ही के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सुपुत्र के ऊपर एक नोटिस आया। फिर जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पे भी सीबीआई का रेड हुआ या नोटिस आया। तो अब क्या लग रहा है कि चुनाव जैसे जैसे और पास आएंगे और भी लोग अंदर जेल में जाएंगे, क्या जेल से लड़ेंगे चुनाव, क्या होने वाला है? मोदी का एक सूत्र है सर, सत्ता के लिए वो कुछ भी करेंगे और मोदी जी को मालूम है और उन्होंने इससे पहले भी किया है सर। अलग अलग चुनावों के पहले वो इस तरह से जो देश की ये जो तपास यंत्रणा है, ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, इस तरह की ये सारे लोग जो है ना, इनका वो लोगों को डराने धमकाने के लिए यूज करते हैं। और आप जो बोल रहे हैं उस बात से हम 100% सहमत है सर। इस तरह के नोटिसेस जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आएंगे उस तरह से ये विरोधी पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो उनके साथ नहीं है, उन सारे पार्टियों के नेताओं के साथ, जिनको ऐसा लगता है कि इनको डराना चाहिए, धमकाना चाहिए, इन सारे नेताओं को इस तरह के नोटिस आएंगे, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उसका इंक्वायरी चलता रहेगा, भले 2-3 महीने बाद उनको निर्दोष भी छोड़ा जाएगा। लेकिन वहां को वातावरण खराब करने के लिए, पार्टियों को डराने धमकाने के लिए वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं सर। और मुझे ऐसा लग रहा है एक और चीज होने वाली है सर, जो हर बार होती है, हर चुनाव के पहले होती है, वो है रॉबर्ट वाड्रा साहब को दोबारा तलब किया जाएगा। मतलब वो 100% होने वाला है, देखना। अरे सर, इन्होंने राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, किसी को नहीं छोड़ा सर, वो देखा क्या। तो मतलब ये क्या, खैर एनीवे, सुरेश चंद्र राजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी सर्वेक्षण अभी तक आए हैं, एनालिसिस आए हैं, जितने भी 5 स्टेट्स के, वहाँ पे कांग्रेस आगे दिख रही है, बीजेपी के आगे है। इनफैक्ट तेलंगाना में तो आप बीआरएस के भी आगे हैं, ये भी कहा जा रहा है।
तो तेलंगाना तो सर बीजेपी का कोई मतलब वहां पे स्थान ही नहीं है। वहाँ उनका इतना वर्चस्व नहीं है, दुरुस्त बात है। लेकिन तेलंगाना में बीआरएस के भी आगे हैं आप, तो हो सकता है कि सर- कांग्रेस जो है सर, ये वो कांग्रेस अपने अपने पुराने दमखम पे शायद वापस आ रही है, लग रहा है। जी कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए सर। सर राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो ये एक नया दौर शुरू किया है ना, उसके बाद देश में की राजनीति में जो बदलाव आया है, और राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे। उसके बाद भी राहुल गांधी जी का नेतृत्व एक उभर कर सामने आया, लोगों ने भर भर के उनको समर्थन दिया। और आज आप देख रहे हो ये कर्नाटक ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, अभी जितने भी इलेक्शंस आएंगे ये सारे चुनाव में कांग्रेस पूरे ताकत के साथ जीतेगी। और आने वाले दिनों में आज भारतीय जनता पार्टी का सर देश में कितने राज्यों में सरकार है सर? ये बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र में या गोवा ऐसे राज्य है जहां पर जो अनैतिक तरीके से सरकार सत्ते में आई है सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पुराने दिन भूलना चाहिए और कांग्रेस के पुराने दिन आना शुरू हो गया सर। क्या बात है साहब, क्या बात है। चलिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक Thank you यू so much. बजाज सर, थैंक यू सर। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। Our production team of course cut off his audio at the right time, but which is all right. He said Vande Mataram. Yes, So yes, he did. Let me tell you. Very again. enthusiastic, Mr. Rajans. Yes, and what he said was absolutely true. And the Congress, you see, has gone back to its old values. Congress वापस गांधी जी के मतलब दिखाए हुए मार्ग के ऊपर गई है। तो as I've been saying all along, you already have a very clear-cut playbook on how to succeed in India. You just have to follow गांधी जी। आप गांधी जी के मार्ग को आप फॉलो करें। And I have said this even before Rahul Gandhi took his, started his पदयात्रा from Kanyakumari to Srinagar. आप पूरे देश में घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों की बात सुनिए, अपनी बात रखिए, देखिए आपको कौन हरा सकता है सर। Yeah, 5 states में it's a foregone conclusion. I mean, you can't have such a surprise that things are going to change. No, they won't. They So won't. impossible happens that we always talk about. I don't think the impossible might happen in the 5 states here. No, What's inevitable is the Congress is going to win. I mean, it's just a matter of a month now. Yes, That's it. exactly. I mean, nothing major. and the way things are moving, it's always moving. That works very well at the national level. Exactly. National level का जो चुनाव होता है वो अलग है, state level का अलग है। लेकिन I am worried about Maharashtra. I don't know what's going to happen here. We've got a major problem right here. We've got agitations, we've got protests in practically every district all over the place. The only place which is immune to all this is Konkan and Mumbai. At the moment with us from the NCP.